Welcome, this is Sarthak Srivastav and you are watching Insights. It's time for Insights of Life Sciences. Dear friends, we are back with a new video series and this time we will deal with plant physiology. So please do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Please like, share and comment. So now without any delay, let's start the video. Now in this part, this is the part one of the plant physiology, and in this part we will just deal about some basic concepts like diffusion, osmosis and turgidity and several tugger pressures and few things that are going to play essential role in coming topics. So this is the must watch video and please watch till the end. So first of all, what is diffusion? Random movement. When the term, if we talk about डिफ्यूजन, जैसे हम डिफ्यूजन की बात करते हैं सबसे पहले जो एक टर्म आता है उसे हम लोग कहते हैं कि रैंडम मूवमेंट हो रहा है। और रैंडम मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, कैसे मॉलिक्यूल का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का। तो रैंडम मूवमेंट हो रहा है, कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं हो रहा, रैंडम मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल का। कहाँ से? फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पहली चीज हमने देखा क्या कीवर्ड है, कि पहला कीवर्ड है रैंडम मूवमेंट। दूसरा क्या है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल का। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें क्या अभी तक हमने क्या देखा? रैंडम मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड इट ऑकर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ हो रहा है तो इसे कोई एनर्जी नहीं लग रही होगी खुद। तो ये पैसिव प्रोसेस, जो खुद की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसी पे ये काम कर रहा होगा। इसको कोई बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए स्पॉन्टेनियस और पैसिव प्रोसेस हो गया। तो ये बात हो गई डिफ्यूजन की। अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन का यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और आप दूसरा भी देख सकते हैं, ये देखिए अगर आप कोई इंक ड्रॉप वाटर के अंदर डाल रहे तो कैसे कैसे डिफ्यूज कर रहा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ रैंडम मूवमेंट कर रहा है, वो किधर भी जा सकता है, कोई फिक्स पाथ नहीं फॉलो कर रहा है। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन की। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हेल्प से हो रहा था, तो ऑफकोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक बड़ा फैक्टर होगा। और लिखा क्या है? हायर द डिफरेंस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेटर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर कंसंट्रेशन में जितना भी ग्रेडियंट में जितना डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं, डिफ्यूजन होगा, रेट डिफ्यूजन का। मतलब अगर एक जगह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, अब इंक का एक ड्रॉप डाले, पहले वो कितना कंसंट्रेशन था, धीरे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, पहले इंक का जब ड्रॉप पड़ा था तो पूरा कंसंट्रेशन था, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज, धीरे धीरे ज़्यादा तेज था। लेकिन जैसे जैसे वो डिफ्यूज होकर फैल गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। और दूसरा क्या है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? जितना ही बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा उतना स्लोअर होगा डिफ्यूजन। सिंपल सा है, अगर कोई पतली चीज़ है वो तेजी से दौड़ लेती है, लेकिन भारी चीज़ आप धीरे धीरे खींच के ले जाना पड़ता है। वही सिंपल सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि हैवियर द मॉलिक्यूल स्लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हायर द टेम्परेचर इन, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो व्हाट टेम्परेचर डज, टेम्परेचर क्या करेगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा देगा। और जब एनर्जी बढ़ा देगा मॉलिक्यूल की तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा क्या होगा? अगर टेम्परेचर घट रहा है तो जो उस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी है वो घट जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो जब जितनी दूर जा रहा है डिफ्यूज होके उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अगर आप यही देख सकते हैं कि अगर आप कोई अगरबत्ती आप अपने पूजा के जहाँ पे पूजा का स्थान है वहां जला रहे हैं, वहां उसकी खुशबू ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू आपके किसी बेडरूम में। या आपके किचन में कोई अच्छा खाना बन रहा है तो किचन में उसकी खुशबू ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू किसी और रूम में। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन घटने लगता है। यहाँ तक हमने बात हो गई डिफ्यूजन की। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस, जो कि दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मूवमेंट ऑफ एक कोई भी, जैसे अगर आप कह रहे हैं न्यूट्रिएंट या वाटर या फोटो एसिमिलेट्स, किसी भी मूवमेंट में ऑस्मोसिस का भी एक बड़ा रोल रहता है प्लांट के अंदर। तो क्या है मूवमेंट इसमें? ऑस्मोसिस में क्या मूव कर रहा है? वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दो टर्म आपको पॉइंट रखना है, वहां पे हमने सॉल्यूट जैसे पॉइंट किया था, यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है और अक्रॉस अ मेम्ब्रेन हो रहा है। दो चीज है।
और तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। इसको अलग टर्म में अगर हम डिफाइन करें यहीं पे तो कहेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल, हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। पहले इतनी चीज़ों को समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि इसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है और अक्रॉस अ मेम्ब्रेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। और वहां पे क्या हो रहा था डिफ्यूजन में, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। पर यहाँ पे अगर एक चीज को ध्यान दें कि जहां पे सॉल्यूट कम रहेगा वहां पे क्या ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। तो अगर यहाँ पे मूवमेंट सॉल्वेंट का हो रहा है और हम लोग सॉल्वेंट्स के टर्म में बात करें तो जहां पे सॉल्यूट कम है वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा हुआ, तो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाईएस्ट सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन मूव करेगा। और इसी को दूसरे टर्म में डिफाइन करें तो हो जाएगा फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू अ लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। ये बात शायद आपको अब समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज, ये मेम्ब्रेन का नेचर कैसा रहेगा, ये मेम्ब्रेन जो यहाँ पे जिसके अक्रॉस मूवमेंट हो रहा होगा वो या तो पार्शियली परमिएबल या उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें की टर्म्स क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सेमी परमिएबल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू एरिया ऑफ लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइडेड है, और यहाँ पे देखिए सॉल्यूट ज़्यादा है इस एरिया में, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट इस एरिया में कम है सॉल्वेंट। तो अब देखिए मूवमेंट कैसा हुआ है, मूवमेंट इस तरह हुआ है कि सॉल्वेंट इधर चला गया है, सॉल्वेंट इधर चला गया है। इससे क्या हुआ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसी को कहते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन, या हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। ये आप समझ गए होंगे। अब जस्ट आप बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। हमारे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी और सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, हमने देखा कि डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट है, वहीं पे ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है। और डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, हाईएस्ट सॉल्वेंट पोटेंशियल से लोअर सॉल्वेंट पोटेंशियल, इसी को दूसरे टर्म में कहेंगे लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट एरिया के तरफ हो रहा है। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लग रहा है, वहीं पे ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है, लेकिन दोनों ही पैसिव प्रोसेस हैं। अब ये पैसिव प्रोसेस क्यों है, डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस क्यों, आपको पता है हाईएस्ट सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू लोअर हो रहा है, और ये पैसिव क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट सॉल्वेंट पोटेंशियल टू लोअर सॉल्वेंट पोटेंशियल हो रहा है। इस रेस्पेक्ट में आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑस्मोसिस भी पैसिव प्रोसेस है। फिर हम लोग अब बात करते हैं, एक यहाँ पे देखिए एग्जाम कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपके लिए डायग्राम भी दिया गया है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टोनिसिटी की। तो टोनिसिटी इज द मेजर ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ टू सॉल्यूशंस सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, or you can say it describes how an extracellular solution can change the volume of a cell by affecting osmosis। अभी इसको सुन के आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करें तो टोनिसिटी क्या है, हम हमेशा किसी दो सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में टोनिसिटी की बात करते हैं। या तो आपने जब एक जार में एक सॉल्यूशन रखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने अगर किसी जार में सॉल्यूशन रखा, आई विल ड्रॉ यू एंड शो नाउ। अगर आपने किसी जार में एक सॉल्यूशन रखा है, अभी आप इसकी टोनिसिटी नहीं बता सकते हैं। जब आप इसके अंदर एक कोई सॉल्यूशन और रखें जो कि मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हो, या कोई सेल रखें, अब अब इसके रिस्पेक्ट में टोनिसिटी बता सकते हैं। तो टोनिसिटी बेसिकली होता क्या है कि इट डिस्क्राइब्स द, कैसे ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब ये टोनिसिटी से आप ये पता कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाला सॉल्यूशन है, बाहर रखा हुआ सॉल्यूशन है, वो सेल के वॉल्यूम को कैसे चेंज कर सकता है ऑस्मोसिस को अफेक्ट करके। तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, हमेशा ही हाईएस्ट सॉल्वेंट पोटेंशियल से लोअर सॉल्वेंट पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे यही देखते हैं
टोनिसिटी में हम लोग यही पता कर सकते हैं कि बाहर वाले में कितना सोल्यूट था एज कंपेरिजन टू अंदर वाले। तो अगर अंदर वाले में सोल्यूट ज़्यादा होगा तो पानी मतलब सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन से अंदर की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा तो अंदर से बाहर चला आएगा। तो ओवरऑल टोनिसिटी का मतलब क्या है? इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, आप कह सकते हैं कि ऑस्मोलैरिटी क्या है। अब आप पूछेंगे तो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे ऑस्मोलैरिटी क्या है। यहाँ पे इतना जानिए कि टोनिसिटी क्या है कि दो किसी सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन, एक सेल अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उसी को टोनिसिटी कहते हैं। और टोनिसिटी तीन तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए देखें। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है विच हैज अ हायर सॉल्यूट कंटेंट देन द सेल और अनदर सॉल्यूशन। तो अभी हम यहाँ पे आपको पहली एक डायग्राम बना दे रहे हैं, फिर आप उसके बाद शायद आसानी से समझ जाएं। यहाँ पे एक, हाँ इसके अंदर एक सेल रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है। तो कह रहा अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके। तो ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसीलिए सारी बातें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अगर इसमें बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा है तो इसमें क्या कम होगा? सॉल्वेंट कम होगा। तो इस या वाटर कम होगा, वाटर ही सॉल्वेंट है तो लो वाटर पोटेंशियल, इसका वाटर पोटेंशियल लो है लेकिन इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, जहां पे सोल्यूट ज्यादा है वाटर कम है तो इसके पास किसकी कमी है? वाटर की। तो सेल से वाटर क्या आएगा? वाटर मूव आउटसाइड द सेल। जब वाटर सेल के बाहर मूव कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा और क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सेल जो उसके अंदर रखा हुआ है या कोई और सॉल्यूशन जो मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर या सॉल्वेंट कम है। इसकी वजह से सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। और प्लांट सेल होगा तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। यही क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं फिर से डायग्राम बना के हाइपोटोनिक की। तो फिर से ये एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन रखा है, इसके अंदर एक सेल है। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक। जस्ट हाइपोटोनिक का उल्टा ही होता है हाइपोटोनिक। इसमें देखते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूट कम है। तो बहुत सिंपल, एक चीज आपको क्लियर पता चली तो सब पता चल जाएगी। अगर यहाँ पे सॉल्यूट कम है, अगर यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो क्या ज्यादा होगा? सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मतलब हाई हाई वाटर पोटेंशियल। जब वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या होगा? पानी सेल के अंदर मूव करेगा। सेल स्वेल्स एज वाटर मूव इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर सारा पानी मूव करेगा तो सेल स्वेल हो जाएगा। इसी कंडीशन को कहते हैं टर्जिट सेल। और जब टर्जिट रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टर्जिडिटी होती है और टर्गर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है। ये कॉन्सेप्ट्स की बात, टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर की बात आगे इसी वीडियो में आप पाएंगे। तो अभी आप इतना तो समझ गए हाइपोटोनिक में क्या होता है। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो सेल रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, माइंड द टर्म रिस्पेक्ट, आपको हमेशा देखना कंपैरेटिव स्टडी हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो अंदर वाले सेल के रिस्पेक्ट में बाहर क्या है? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल हाई है और हमेशा पानी अंदर की तरफ मूव करेगा और सेल में स्वेल हो जाएगा। अब बात आती है आइसोटोनिक की। आइसो से ही क्लियर हो रहा है कि जो सेल है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है दोनों का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नियर अबाउट सिमिलर है एकदम से। इसके लिए जो नेट फ्लो ऑफ वाटर होगा वो कोई नेट फ्लो ऑफ वाटर कुछ नहीं होगा, नो नेट फ्लो ऑफ वाटर। इसकी वजह से कैसा एक कंडीशन आएगा जिसे कहते हैं फ्लैसिड। इसकी बात भी आगे वीडियो में है। यहाँ पे कोई टर्गर प्रेशर नहीं होगा। तो हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक आप समझ गए। एग्जांपल्स में यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए जब हाइपोटोनिक था हमने तभी क्या कहा था? वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, वाटर सेल के अंदर जा रहा और अगर एनिमल सेल है तो उसकी लाइसिस हो जाएगी। वहीं पे अगर प्लांट सेल है तो टारगेट रहेगा लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर आइसोटोनिक है तो प्लांट सेल फ्लैश, कोई जितना ही पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो एनिमल सेल नॉर्मल कंडीशन में अब रहता है लेकिन प्लांट सेल इस समय फ्लैसिड कंडीशन में रहता है। और अगर हाइपरटोनिक है मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में तो वाटर कम है तो वाटर बाहर की तरफ निकल के जाएगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज होगा और प्लांट में प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल आपके लिए रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए वाटर का भी दिया है कि अगर हाइपरटोनिक है तो वाटर बाहर जा रहा है, आइसोटोनिक है तो जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, और हाइपोटोनिक है तो अंदर आ रहा है।
अब अभी हमने एक टर्म यूज किया था ना, ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? टोटल सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इट मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट का कंसेंट्रेशन है, वही ऑस्मोलैरिटी है। अगर ऑस्मोलैरिटी लो है तो वहां पे क्या होगा? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, और इसी का उल्टा क्या होगा? ऑस्मोलैरिटी हाई है तो क्या होगा? सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन वहां पे कम होगा। ये बात होगी ऑस्मोलैरिटी की। अब बात करते हैं टर्गर प्रेशर की। तो टर्गर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड outwardly against the cell wall by the plasma membrane। तो ये आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कोई ऐसा प्रेशर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर जो बाहर की तरफ, देखिए आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हो कि बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वाटर जब अंदर आ रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ जाने का एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को टर्गर प्रेशर कहते हैं। और हायर प्लांट में ये एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका एक और फिगर है, आप इसमें और ध्यान से अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए, ये लेयर जो थी, ये सेल वॉल है, अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली। और उसके बाद ये देखिए, जब वाटर अंदर गया तो वाटर जब किसी कंटेनर में, आप सिंपल सा अगर बलून, आप कोई बलून लेंगे, उसको फुलाएंगे तो वो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। वैसे किसी चीज़ का में अगर आप वाटर भरते जा रहे हैं तो वो बाहर की तरफ अपने सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब इसमें देखिए, टर्गर प्रेशर की वजह से कुछ टर्म्स वहां भी आए थे, टर्जिडिटी, फ्लैसिड और प्लाज्मोलिसिस। तो अगर टर्जिडिटी है तो क्या वो ऐसा पॉइंट जब मेम्ब्रेन जो है पुश कर रहा है सेल वॉल को बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे टर्जिडिटी होती है। ये कब होती है? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहता है, क्योंकि सारा पानी अंदर आ रहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसी को कहते हैं क्या? टर्गर प्रेशर इस वक्त हाई रहता है। लेकिन फ्लैसिड कब रहेगा? जब नो नेट फ्लो ऑफ वाटर हो रहा था, आप वहां पे देखे थे। तो इसमें क्या है? जीरो टर्गर प्रेशर है। और प्लाज्मोलिसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो रहा था। यहाँ पे क्या था? सेल श्रिंक कर जा रहा था। क्यों? क्योंकि सारा पानी बाहर निकल जा रहा था, तो सेल का श्रिंकेज हो रहा था। यहाँ पे माइनस में चला जाता है टर्गर प्रेशर। ये बात हो गई आपकी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट क्या है, फ्लैसिड क्या है और प्लाज्मोलाइज्ड क्या है। नाउ द वीडियो इस खत्म, ये द वीडियो हैज कम टू एन एंड, खत्म हो चुका है वीडियो। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ गाइस, आप यहाँ पे जाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, जैसे ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, और इससे हमारी भी मदद हो जाए और आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक